ब्लैक ड्रैगन का लौटना। दिल्ली स्टेशन। एक लंबा गठीला आदमी गहरे रंग का कोट और काला चश्मा पहने बाहर निकला, फोन उसके कान से चिपका हुआ था। क्या तुम्हें जानकारी मिल गई? हाँ जनरल, जिस लड़की ने आपको 10 साल पहले आग से बचाया था वही ईवा सिंह है। वह बच तो गई थी, लेकिन आग के कारण उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया है। आदमी ने फोन पर अपनी पकड़ कस ली, उसके चेहरे पर गुस्सा गहरा गया। वह गर्मी का एक गर्म दिन था, लेकिन अचानक तापमान गिर गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया, और जो भी उस आदमी के पास से गुजरा वह अनजाने में कांप उठा। उसका नाम पंकज सिंघानिया था। 10 साल पहले सिंघानिया परिवार को जिंदा जला दिया गया था। वे उनके खिलाफ एक साजिश का शिकार हो गए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना एक युवा लड़की जलती हुई आग में कूद गई और उसे बचा लिया। उस रात सिंघानिया परिवार के सभी 38 सदस्यों की जान चली गई, और दिल्ली का वह प्रथम परिवार खत्म हो गया था। बचाए जाने के बाद वह नदी में कूद गया। जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। वह सदर्न प्लेन्स दक्षिणी मैदानों में पहुंच गया, जहां वह एक सैनिक बन गया। उसने 10 साल रैंकों में ऊपर उठने में बिताए। एक गुमनाम सिपाही से वह अब जनरल बन गया था। उसने अकेले दम पर 30,000 की एक कुलीन सेना को चुनौती दी थी। वह अकेले मिशन पर गया था, दुश्मन के शिविर में घुसपैठ करके उनके जनरल को जिंदा पकड़ लाया था। वह सदर्न प्लेन्स का महान ड्रैगन जनरल था। वह ब्लैक ड्रैगन था, एक ऐसा नाम जो उसके दुश्मनों में खौफ पैदा करता है। वह सोल का देखा गया सबसे कम उम्र का जनरल था। एक बार जब वह जनरल बन गया तो उसने रिटायर होने और दिल्ली लौटने का फैसला किया। उसके पास चुकाने के लिए कर्ज और लेने के लिए बदला था। उसे अपनी जान बचाने के लिए ईवा का कर्ज चुकाना था और अपने परिवार का बदला लेना था। मुझे ईवा के बारे में तुम्हारे पास मौजूद सारी जानकारी चाहिए। मैंने इसे आपके ईमेल पर भेज दिया है सर, कृपया देख लें। पंकज ने फोन काटा और अपना ईमेल चेक किया। एक संदेश उसका इंतजार कर रहा था। ईवा सिंह, महिला, 27 साल की। सिंह परिवार दिल्ली में दूसरे दर्जे के नागरिक थे। 10 साल पहले ईवा अभी भी सीनियर हाई में ईयर 3 की छात्रा थी। वह रविवार का दिन था और वह अपने दोस्तों के साथ उपनगरों की एक दिन की यात्रा पर थी। शाम को उसने एक जलते हुए विला से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह अंदर दौड़ी और एक युवा आदमी को बचा लिया। वह युवा आदमी पंकज था। इस दुर्घटना ने ईवा का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान पड़ गए, जिससे उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ गया। तब से वह अपने सहपाठियों के बीच उपहास का पात्र बन गई है। हर कोई उसके पीछे उसके बारे में बातें करता था। ईवा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस एहसान का कर्ज चुकाने में बिताऊंगा। द जेवियर्स, फ्रेजियर्स, जिम्मरमैन्स और विल्सन्स मुझ पर जीवन का कर्ज बकाया है। अब जब मैं शहर में वापस आ गया हूं तो मैं उनसे चुकाऊंगा। मेरे परिवार की मौत के लिए वे खून से भुगतान करेंगे। वे सभी। पंकज ने मुट्ठी भींच ली, बिना नंबर प्लेट वाले एक मल्टीपर्पज वाहन बहुउद्देशीय गाड़ी में प्रवेश किया। एक काला टैंक टॉप और टोपी पहने एक आदमी पहिए के पीछे था। उसने कहा, जनरल, सिंह परिवार 3 दिनों में ईवा के लिए एक पति का चयन कर रहा है। कुलपति अजय सिंह ने एक बयान जारी किया है। जब तक कोई वर सिंह परिवार में शादी करने को तैयार होगा, शादी के बाद वह सिंह के संरक्षण में रहेगा। पंकज ने भौहें चढ़ाई। पति का चयन। सर, सिंह परिवार काफी प्रतिष्ठित है, फिर भी ईवा अब दिल्ली की बदसूरत बत्तख मानी जाती है। कोई उससे शादी नहीं करेगा और वह परिवार के बीच भी मजाक का पात्र है। पुराने मिस्टर सिंह हताश हैं, इसलिए उन्होंने यह विचार निकाला। ईवा शायद बदसूरत हो, लेकिन बहुत से लोग अभी भी परिवार के व्यापार और संपत्ति पर लालच करते हैं। उस प्रोत्साहन के साथ वे परिवार में शादी करने को तैयार होंगे। सिंह के विला में सिंह परिवार का हर महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित था। आज वह दिन था जब अजय सिंह अपनी पोती के लिए एक पति चुनेंगे। एक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के बाद 10 वर अंतिम दौर में पहुंचे थे। विला के दालान में खड़े वे हर उम्र, आकार और रूप के थे। पंकज सहित उनमें से किसी का भी कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। ईवा के बिना वह 10 साल पहले आग में मर गया होता। ईवा के बिना न तो पंकज होता, न ही ब्लैक ड्रैगन। सिर से पैर तक ढकी हुई एक लड़की सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर सफेद घूंघट था, कोई भी यह नहीं देख सकता था कि वह कैसी दिखती है। 3 पीस सूट पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, जो ड्रैगन के सिर वाली छड़ी पर झुक रहा था। 10 आदमियों को देखते हुए उसने घोषणा की, मैंने चुना है पंकज सिंघानिया को। सफेद घूंघट वाली लड़की कांप उठी। क्या उसकी किस्मत आखिरकार तय हो गई थी? वह जानती थी कि जिस पल वह 10 साल पहले आग में दौड़ी थी, उसने सब कुछ खो दिया था। बाकी वर निराश होकर चले गए। पंकज वहीं रुका रहा, स्थिर खड़ा रहा। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और पंकज के पास आया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उस आदमी ने ताना मारा, मेरी चचेरी बहन का ध्यान रखना। वह बदसूरत हो सकती है, लेकिन वह अभी भी एक औरत है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें वैसे भी संतुष्ट कर पाएगी। वह टॉमी सिंह था, सिंह परिवार का सबसे बड़ा पोता। पंकज ने टॉमी को नजरअंदाज किया, इसके बजाय ईवा पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजर उस पर टिकी रही, हालांकि वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था।
हालांकि वह देख सकता था कि घूंघट उसके आंसुओं से गीला था। ईवा, तुम खुद घर जाओ, मुझे एक काम है। एक अधेड़ उम्र की महिला जितनी जल्दी हो सकता था चली गई। उसके चेहरे पर हल्की सी घृणा थी। वह महिला ईवा की मां ग्लैडिस हिल थी। ग्लैडिस अपनी बेटी से पूरी तरह निराश थी। परिवार की बाकी सभी लड़कियों ने अच्छी शादी की थी, लेकिन उसकी अपनी बेटी को सड़कों से उठाए गए एक आदमी से शादी करनी पड़ रही थी। पिताजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ईवा के पिता बेंजामिन ने अपनी बेटी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने पिता को लापरवाही से अभिवादन करने के बाद छोड़ दिया। बाकी बचे सिंह खुलेआम पंकज को घूर रहे थे। उनके चेहरों पर उपहास का भाव था। वह लंबा, मजबूत और स्वस्थ था, फिर भी वह ईवा से और सिंह परिवार में शादी करने को तैयार था। ईवा तो पूरे दिल्ली का मजाक का पात्र थी। पंकज ईवा के पास पहुंचा और उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। सोफे पर चुपचाप रो रही ईवा हैरान रह गई। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे साथ आओ और पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मैं तुम्हें धरती की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। उसकी आवाज मजबूत और अडिग थी। उस पल वह अपने परिवार के उपहास भरे चेहरों को भूल गई। उसे बस सामने खड़ा आदमी दिखाई दिया, लंबा और शक्तिशाली, फिर भी कोमल। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। धीरे से उसने कहा, चलो। हाथ में हाथ डाले वे विला से बाहर निकल गए। विला के बाहर बिना नंबर प्लेट वाला एक बहुउद्देशीय वाहन इंतजार कर रहा था, जिसके साथ काले सूट में 2 आदमी थे। पंकज एक हैरान ईवा को वहां ले गया। आदमियों ने कहना शुरू किया, जन। पंकज ने उन्हें रोकते हुए हाथ हिलाया। मुझे हाउस ऑफ रॉयल्स राजघराने के घर ले चलो। मुझे अपनी पत्नी की चोटों का इलाज करना है। पंकज केवल सदर्न प्लेन्स का महान ड्रैगन जनरल ही नहीं था, वह एक कुशल डॉक्टर भी था। ईवा के निशानों का इलाज करना उसके लिए एक आसान काम होगा। ब्लैक ड्रैगन का लौटना भाग 2। हाउस ऑफ रॉयल्स 20,000 वर्ग मीटर में फैला हाउस ऑफ रॉयल्स पूरे दिल्ली का सबसे आलीशान विला था। इसमें एक बगीचा, स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स सहित सब कुछ था। विला के दालान में ईवा मुलायम सोफे पर बैठी थी, विला को अविश्वास से देख रही थी। ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। जब उसके दादा ने उसके लिए एक पति चुना, तो वह जानती थी कि आत्मसम्मान वाला कोई भी व्यक्ति उससे शादी करने के लिए कभी सहमत नहीं होगा, खासकर सिंह परिवार में शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका पति कौन होगा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि वह लालची और आलसी होगा, कोई ऐसा जो उसके परिवार की संपत्ति पर लालच करता हो। फिर भी वह उसे इस स्वर्ग जैसी जगह पर लाया था। पंकज घुटनों के बल बैठा और उसका घूंघट उठाया। मत करो। ईवा घबरा गई और शर्माकर दूर हट गई। उसके चेहरे और पूरे शरीर पर फैले निशानों के कारण वह एक डरावनी दृष्टि थी। क्या होगा अगर वह अपने नए पति को डरा दे? अभी तक उनकी ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई थी। पंकज ने फिर भी उसका घूंघट हटा दिया। ईवा बहुत डरी हुई थी, उसका दिल छाती में घबराहट की लय में धड़क रहा था। वह इतना शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि बस गायब होकर छिप जाना चाहती थी। पंकज ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। ये निशानों का एक चौंकाने वाला जाल था। पंकज ने उन पर अपनी उंगलियां फेरी। उसका दिल उसके लिए दर्द से भर गया, ये जानते हुए कि यह सब उसकी गलती थी। अगर उसने उसे नहीं बचाया होता तो ईवा इस स्थिति में नहीं होती। उसके चेहरे पर एक कोमल भाव था जो उसके लिए असामान्य था। लगभग आंसू बहाते हुए उसने कहा, ओह ईवा, तुमने बहुत दुख सहा है। ईवा में पंकज को सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वह अपनी शर्ट से छेड़छाड़ कर रही थी। धीरे से पंकज ने उससे कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगा। ईवा फिर से घबरा गई, अभी भी उसकी ओर नहीं देख रही थी। दवाई लाओ। पंकज खड़ा हुआ और जोर से आदेश दिया। तुरंत विला के दरवाजे खुल गए। काले सूट में कुछ आदमी अंदर आए, कुछ बक्से लिए हुए थे। बक्सों के अंदर महंगी गोलियां, टैबलेट और अन्य प्रकार की कीमती दवाएं थी। पंकज काम पर लग गया, बक्सों के अंदर की चीजों को मिला रहा था और उनमें से कुछ को मिलाकर एक मलहम बना रहा था। एक बार जब वह कर चुका तो वह ईवा के पास बैठ गया। वह अभी भी अपनी शर्ट के एक कोने से खेल रही थी। उसने उसके निशानों वाले हाथ अपने हाथों में लिए, लेकिन उसने उन्हें खींच लिया और अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। फर्श की ओर देखते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या कर रहे हो? आराम करो ईवा, अपने कपड़े उतारो। ईवा तुरंत रोने लगी और अपने कपड़े खींचने लगी। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ। मेरे चारों ओर निशान है। क्या अब आप खुश हैं? वह जानती थी कि उसके दादा ने उसके लिए जिसे भी चुना होगा, वह उसका मजाक उड़ाएगा और उसे अपमानित करेगा। इन वर्षों में उसे इसकी आदत हो गई थी। इस घटना के बाद से वह बुरे सपनों से घिरी रहती थी। वह हर दिन रोती थी और उसे मुश्किल से याद था कि खुश रहना कैसा लगता था। पंकज की ओर देखते हुए उसने अपना होंठ काट लिया, अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए और गालों पर बहने लगे। पंकज ने उसे देखकर महसूस किया कि उसका ठंडा दिल पिघल रहा है। उसने ईवा को अपने गले लगा लिया, गंभीरता से कसम खाते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कैसी भी दिखो, तुम मेरी पत्नी हो, अब और हमेशा के लिए। ईवा स्तब्ध थी। क्या वह उसका मजाक नहीं उड़ाने वाला था? वह कोई जवाब नहीं दे पाई।
पंकज ने उसे छोड़ा और सावधानी से उसके द्वारा बनाए गए मलहम को उसके निशानों पर लगाया। फिर उसने उसे पूरी तरह से जालीदार पट्टी से लपेट दिया, यहां तक कि उसके चेहरे को भी। जब वह कर चुका तो ईवा बिल्कुल एक मम्मी मिस्र की मम्मी जैसी लग रही थी। पंकज ने ईवा को अपने साथ बैठने के लिए मार्गदर्शन किया। ईवा, मुझ पर विश्वास करो, बस 10 दिन लगेंगे। मैं वादा करता हूं कि तुम 10 दिनों के बाद एक अलग इंसान होगी। सच में? ईवा आखिरकार जवाब दे पाई, हालांकि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था। बेशक, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भले ही वह पंकज का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उसकी आवाज सुन सकती थी। चुंबकीय और कोमल, इसने उसके दिल को गर्म कर दिया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए थे। ये पिछले 10 सालों में ईवा के अनुभव किए गए सबसे खुशनुमा 10 दिन थे। वह अभी भी नहीं जानती थी कि उसका पति कौन था, लेकिन वह ध्यान से उसकी देखभाल करता था और 24 घंटे उसके साथ रहता था। हर रात वह उसे कहानियां और चुटकुले सुनाता था, उसे सुलाने के लिए। जब भी वह जागती थी, उसके मजबूत हाथ उसे थामे हुए होते थे। पिछले 10 सालों में वो भूल गई थी कि देखभाल क्या होती है, प्यार की तो बात ही छोड़ो। अब उसे लगा कि वह प्यार में है। विला में दर्पण के सामने ईवा सिर से पैर तक सफेद जालीदार पट्टी में लिपटी हुई थी, जिसमें उसका चेहरा भी शामिल था। वह घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। 10 दिनों तक उसने नियमित रूप से मलहम लगाया था, अपनी त्वचा को जलते हुए महसूस किया। पंकज ने उससे कहा था कि जब तक वह इसे नियमित रूप से करती रहेगी, वह अपनी सुंदरता वापस पा लेगी। क्या ये सच में हो रहा है? वह एक जोड़ी मजबूत हाथों को पकड़े हुए थी। हाँ, पंकज ने धीरे धीरे उसके चेहरे और शरीर से जालीदार पट्टी हटा दी। ईवा जानती थी कि रोशनी तेज थी, लेकिन वह अपनी आंखें खोलने से डर रही थी। चलो, अपनी आंखें खोलो और देखो। तभी ईवा ने अपनी आंखें खोली। वह दर्पण के सामने नग्न खड़ी थी। दर्पण में लड़की के शरीर पर अभी भी मलहम के अवशेष थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी त्वचा चिकनी और बेदाग थी। दर्पण में उसका चेहरा लगभग सही था। ईवा हैरान थी, उसका मुंह खुला रह गया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपने चेहरे पर लगे मलहम को पोंछ दिया, अविश्वास से उसे छूते हुए। क्या वह अविश्वास से परे हैरान थी? चिकनी, बेदाग त्वचा वाली दर्पण में वह लड़की वह कैसे हो सकती थी? 10 साल पहले वह जलने और कुरूपता का शिकार हुई थी। उस समय चिकित्सा कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उससे वापस लौटना संभव नहीं था। लेकिन अब, पिछले 10 वर्षों में, उसने एक बार भी दर्पण में नहीं देखा था। अब, दर्पण में अपना सही चेहरा देखते हुए, वह खुशी के आंसू रोने लगी। वह पंकज की बाहों में गिर गई और दहाड़ मारकर रोई। पिछले 10 वर्षों के दुख और पीड़ा का बोझ हटता हुआ महसूस किया। पंकज ने ईवा को कसकर गले लगाया। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगा, उसने वादा किया। ईवा पहले उत्साहित और बहुत खुश थी, फिर उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह नग्न थी। उसकी अति उत्साह शर्मिंदगी में बदल गई। उसने खुद को आलिंगन से मुक्त किया, लाचार होकर दूर देखने लगी। पंकज ने बाथरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी और कपड़े तैयार रखे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता, इसलिए ब्रा अलग अलग साइज की है। जो भी तुम्हारे लिए उपयुक्त हो वही पहन लो। शर्माते हुए ईवा बाथरूम की ओर भागी। पंकज दालान की ओर गया, सोफे पर बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। जनरल, लगभग 40 साल की उम्र का एक आदमी काला सूट पहने हुए अंदर आया। उसके हाथ में दस्तावेजों का एक मोटा ढेर था, जिसे उसने सिर झुकाकर पंकज को सौंपते हुए कहा, द ग्रेट 4 महान 4 के बारे में हमारे पास मौजूद सारी जानकारी है। सिंघानिया परिवार की मौतों के बारे में हमें जो कुछ भी मिल सका, वह यहाँ है। कृपया एक नजर डाल लें। पंकज ने मेज की ओर इशारा किया। बस इसे वहीं छोड़ दो। जनरल, वे निम्न वर्ग के परिवार हैं। बस एक शब्द कहें और हम उनका ध्यान रखेंगे। पंकज ने हाथ हिलाया। आदमी तुरंत चुप हो गया। पंकज ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जिसका सिर अभी भी झुका हुआ था। मैं अब जनरल नहीं हूं। अब से कोई ड्रैगन जनरल नहीं होगा। द ग्रेट 4 की जांच करना भी आखिरी बार होगा जब मैं अपने विशेषाधिकार का उपयोग करूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। आदमियों को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी जरूरत सीमा पर है। आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। सर, हम दुनिया के छोर तक आपका पीछा करेंगे। सदर्न प्लेन्स की सीमा स्थिर है। दुश्मन हमला नहीं करेगा। जनरल, हमें जाने के लिए मजबूर न करें। हमें रहने दें और मदद करने दें। पंकज खड़ा हुआ और उस आदमी को ऊपर खींचते हुए कहा, हेनरी, यह एक निजी मामला है। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद, मैं बस युद्ध और हिंसा के बिना एक शांतिपूर्ण, शांत जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं ईवा के साथ रहना चाहता हूँ और उससे जितना हो सके उतना प्यार करना चाहता हूँ। जनरल, जाओ, आदमियों को वापस सदर्न प्लेन्स ले जाओ। पंकज गरजे। हेनरी फिर से घुटनों के बल बैठा। जोर से उसने घोषणा की, अपना ध्यान रखना, जनरल। ब्लैक ड्रैगन आर्मी आपके लौटने का इंतजार करेगी। जाओ। पंकज फिर से बैठ गया और अपना हाथ हिलाया। तभी हेनरी मुड़ा और चला गया। ईवा थोड़ी देर में नहाकर बाहर निकली। उसने एक सफेद स्लिप ड्रेस चुनी थी जो उसकी चिकनी गर्दन और बाहों को दिखा रही थी। अतीत में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं पहना होगा। वह काफी अच्छे मूड में थी, धीरे से एक धुन गुनगुना रही थी।
अपनी चिकनी त्वचा को छूते हुए वह मुस्कुराई। जब उसने पंकज को सोफे पर उदास होकर सिगरेट पीते देखा तो वह रुक गई। वह पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसका चेहरा लाल था, हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी नहाना खत्म किया था या क्योंकि वह शर्मा रही थी। उसने ये जाने बिना मुंह खोला कि क्या कहना है। भले ही उसने पंकज के साथ 10 दिन बिताए थे, लेकिन जब वह पट्टी बांधे हुए थी तब बात अलग थी। अब जब वह उसे वास्तव में देख रही थी तो वह थोड़ी शर्मा रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कहना है। अपने विचारों से बाहर निकलकर पंकज ने ईवा को देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। डार्लिंग, हम अपना विवाह लाइसेंस कब बनवा रहे हैं? क्या? ईवा स्तब्ध थी, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। भ्रमित होने पर वह प्यारी लग रही थी। पंकज मुस्कुराया। मैं अब सिंह परिवार का हिस्सा हूँ। तुम्हारे दादाजी के आदेशों के अनुसार मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं करती हूँ। एक बार जब ईवा ने बात पकड़ी तो उन 2 शब्दों के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं था। पंकज ने पिछले 10 दिनों में उसकी इतनी देखभाल की थी कि वह उसके दिल में उतर गया था। वह उस जैसे आदमी से शादी क्यों नहीं करेगी? उसने चोरी छिपे पंकज को देखा। वह लंबा, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा था। यहाँ तक कि उसे सिर्फ देखकर ही वह शर्मा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 1 घंटे बाद हाथ में हाथ डाले एक आदमी और एक औरत सिविल मामलों के विभाग से बाहर निकले। ईवा ने लाल प्रमाण पत्र को देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ। क्या उसकी अब आधिकारिक तौर पर शादी हो गई थी? इससे पहले अपने भविष्य के बारे में कल्पना करते हुए उसने उम्मीद की थी कि एक दिन उसे एक भावुक प्रेम संबंध मिलेगा। हालांकि चीजें शायद ही कभी योजना या कल्पना के अनुसार होती हैं। उसके दादा ने उसकी किस्मत तय कर दी थी। पंकज, जिसने उसके परिवार में शादी की, उसे महल जैसे स्वर्ग में ले गया जहां वह 10 दिनों तक रही। उन 10 दिनों में वह ठीक हो गई थी। वह फिर से सुंदर थी। भले ही वह अभी भी ठीक से नहीं जानती थी कि उसका पति कौन था, उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई और उसने पंकज का हाथ कसकर पकड़ लिया। ब्लैक ड्रैगन का लौटना भाग 3। सिंह परिवार में से किसी ने भी ईवा को खोजने की जहमत नहीं उठाई, भले ही वह 10 दिनों से गायब थी। सिंह परिवार के लिए ईवा परिवार की काली भेड़ और दिल्ली का उपहास का पात्र थी। अगर ईवा नहीं होती तो सिंह परिवार का व्यवसाय फल फूल रहा होता। एक बार जब ईवा ठीक हो गई तो उसने पंकज के साथ अपना विवाह प्रमाण पत्र लिया और वे एक साथ घर चले गए। अजय सिंह के 3 बेटे थे। जन्म क्रम के अनुसार वे हॉवर्ड, जॉन और बेंजामिन थे। बेंजामिन को ईवा की वजह से अपने ही परिवार द्वारा तिरस्कृत किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कड़ी मेहनत की, पारिवारिक व्यवसाय को बहुत तेजी से बढ़ाया। घर में उसका कोई भी पद, दर्जा या अधिकार नहीं था। बेंजामिन शायद सिंह ग्रुप का मैनेजर हो, लेकिन कंपनी में उसका कोई हिस्सा नहीं था। उसे हर महीने केवल एक निश्चित वेतन मिलता था, कोई बोनस नहीं। ऐसे में वह गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह सच था कि उसने एक घर खरीदा था, लेकिन हर महीने बंधक मॉर्गेज का भुगतान करना बाकी था। पंकज, यह मेरा घर है, दरवाजों की ओर इशारा करते हुए ईवा ने कहा, हालांकि यह उस महल की तुलना में कुछ भी नहीं है जहां तुम रहते हो। पंकज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराया। घर वही है जहां तुम हो। ईवा मुस्कुराई। प्रवेश द्वार के पास जाकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ग्लैडिस ने दरवाजा खोला। एक सुंदर लड़की और एक अपरिचित आदमी को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? माँ, ईवा ने कहा। इस सुंदर लड़की को माँ कहते सुनकर ग्लैडिस स्तब्ध रह गई। माँ, मैं ईवा हूँ, आपकी बेटी। क्या? ग्लैडिस हैरान थी। अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए वह भ्रमित हो गई। तुम ईवा हो? यह मैं हूँ, माँ। मेरे सारे निशान अब चले गए हैं। नमस्ते माँ, पंकज ने जोड़ा। क्या? ग्लैडिस ने सोचा कि वह इन सभी झटकों से कभी उबर नहीं पाएगी। पंकज का हाथ पकड़कर ईवा ने कहा, माँ, दादाजी ने इन्हें मेरा पति चुना है। ग्लैडिस ने आखिरकार जवाब दिया। उसने ईवा को जल्दी से अपनी तरफ खींचा। ठंडे लहजे में उसने पंकज से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने ईवा के चिकने चेहरे को छुआ। ईवा, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हारा चेहरा और निशान और तुम्हारा शरीर। क्या हुआ? माँ, मैं पिछले 10 दिनों से इलाज करा रही थी। मैं अब ठीक हो गई हूँ और अब परिवार के लिए अपमान का कारण नहीं बनूंगी, ईवा ने गला भर्राते हुए कहा। इस घटना के बाद से वह सिंह परिवार के लिए एक शर्मिंदगी का कारण रही थी, जिसके कारण वे दिल्ली का उपहास का पात्र बन गए थे। उसके माता पिता मुश्किल से सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखा पाते थे। मेरी बच्ची, ग्लैडिस ने ईवा को गले लगा लिया, रोते हुए। मेरी बच्ची, यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेले इससे निपटने के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमने बहुत कुछ सहा है। चलो अंदर चलें। उसने ईवा को खींचकर घर के अंदर ले लिया। अब जब ईवा ने अपनी सुंदरता वापस पा ली थी, तो ग्लैडिस के मन में अन्य योजनाएं थी। ईवा की सुंदरता के साथ वह परिवार की संपत्ति के पीछे पड़े एक आलसी कीड़े के बजाय किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती थी। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और ठंडे लहजे में पंकज को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं? ये मेरे पति हैं, जिन्हें दादाजी ने खुद चुना है।
चलो अभी पारिवारिक विला चलते हैं। मैं बूढ़े आदमी से खुद ही शादी तोड़ने के लिए कहूंगी। ग्लैडिस ने जरा भी देर नहीं लगाई, ईवा को खींचकर अपने साथ ले गई। पंकज। ईवा ने लाचार होकर पंकज की ओर मुड़कर देखा। पंकज ने कंधा उचका दिया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वह बस दोनों महिलाओं के पीछे पीछे चल दिया। सिंह परिवार के सदस्य विला के दालान में इकट्ठा हुए, ग्लैडिस के बगल में खड़ी सुंदर लड़की को अविश्वास से देख रहे थे। ये ईवा कैसे हो सकती है? वह ईवा जो 10 साल से कुरूप थी। आखिर क्या हुआ? वह सिर्फ 10 दिनों में कैसे बदल गई? ईवा, क्या तुम हो? ईवा, क्या तुमने कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाई? क्या उनकी तकनीक इतनी उन्नत है कि पूरे शरीर का विकल्प है? सिंह परिवार के सदस्य भौंचक के रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने खड़ी सुंदर लड़की वही ईवा थी, जिसके शरीर पर हर जगह निशान थे। उसने क्या किया? ग्लैडिस सीधे मुद्दे पर आई। पिताजी, मैं इस शादी से असहमत हूँ। ईवा की सुंदरता के साथ वह किसी प्रतिष्ठित परिवार के अमीर आदमी से शादी कर सकती है। वह किसी ऋणविहीन कीड़े से कैसे शादी कर सकती है? सोफे पर तंबाकू का पाइप पीते हुए अजय ने ईवा को घूर कर देखा। वह तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ईवा सिर्फ 10 दिनों में अपनी सुंदरता कैसे वापस पा सकी? हालांकि ईवा अब एक सुंदरता थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों के बीच अभी भी कई योग्य कुंवारे हैं। मैं एक शब्द कह सकता हूं और ईवा के लिए एक उपयुक्त पति ढूंढ सकता हूं। नहीं। ईवा आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी। दादाजी, आपने मुझे पंकज से शादी करने का फैसला किया था। अब जब पंकज ने मुझे ठीक होने में मदद की है, तो आप अपनी बात पर कायम नहीं है। मैं आपके लिए क्या हूं? तू एहसान फरामोश बच्ची। ग्लैडिस ने ईवा के गाल पर थप्पड़ मारा। वह चिल्लाई, तुझे इस गरीब आदमी में क्या दिखता है? ईवा ने मेज पर पड़ी एक चाकू उठाए और उसे अपने गाल पर दबा दिया। अगर आपने मुझे और ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपना चेहरा काट लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्लैडिस गुस्से से कांप उठी। बस, अजय गर्जा। ईवा, क्या हो रहा है? यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। देखो अब तुम कितनी सुंदर हो। तुम अच्छी शादी कर सकती हो और एक आसान जीवन का आनंद ले सकती हो। तुम उस जैसे गरीब आदमी के साथ रहने पर जिद क्यों कर रही हो? तभी पंकज, जो इतने समय तक शांत रहा था, बोल पड़ा। सिंह परिवार के सदस्यों को देखते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे वैसे भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने की परवाह नहीं है, लेकिन यह ईवा और मेरे बीच का मामला है। हमने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अगर वह तलाक चाहती है तो मैं मान जाऊंगा। अगर नहीं, तो कोई उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दी? टॉमी, परिवार का सबसे बड़ा पोता, उछलकर खड़ा हो गया और पंकज की ओर उंगली उठाई। तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम तुम्हें हटाना चाहेंगे तो तुम चले जाओगे। पंकज ने हाथ बढ़ाया और टॉमी की फैली हुई उंगली को पीछे की ओर मोड़ दिया। ठंडे लहजे में उसने कहा, आज तक किसी ने भी मेरी ओर उंगली नहीं उठाई है। आह, दर्द हो रहा है। टॉमी दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर एक अजीब कोण पर मुड़ गया था और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसने कहा, मेरी गलती, मेरी गलती। कृपया छोड़ दो। पंकज ने छोड़ दिया। टॉमी जोर से हांफने लगा। पंकज के भावहीन चेहरे को देखते हुए टॉमी को गुस्सा आया। उसने मेज से एक एस्ट्रे उठाई, पंकज के सिर पर मारने की तैयारी की। तुम क्या कर रहे हो? अजय चिल्लाया। क्या अब परिवार में कोई अनुशासन नहीं रहा? इसे नीचे रखो। टॉमी ने अजय की ओर विनती भरी नजर से देखा। दादाजी, पंकज ने हद पार कर दी है। आपको मेरी मदद करनी होगी। बस। अजय अभी भी अपना पाइप पी रहा था, उसने हाथ हिलाया। पंकज को देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। तुम्हें बस ईवा को तलाक देना है और उससे दूर रहना है। नहीं। ईवा चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अजय ने मेज पर हाथ पटका। मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं अभी भी परिवार का मुखिया हूं। तुम सभी को मेरी इच्छा माननी होगी। पंकज नहीं चाहता था कि ईवा का अपने परिवार के साथ रिश्ता टूटे। उसकी वापसी के पीछे 2 उद्देश्य थे, ईवा का कर्ज चुकाना और अपने परिवार का बदला लेना। वह नहीं चाहता था कि ईवा को सिर्फ इसलिए अपने परिवार के साथ टूटे हुए रिश्ते का सामना करना पड़े ताकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। दादाजी, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे साबित करने दीजिए कि मैं किसी और की तरह सक्षम हूँ। एक मौका? टॉमी ने ताना मारा। पंकज सिंघानिया, हमारी जानकारी के अनुसार तुम एक अनाथ हो। तुम एक अनाथालय में पले बढ़े और कुछ साल सेना में रहे। ईवा तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाँ, हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। क्या तुमने सेलेस्टियल ग्रुप के बारे में सुना है? हम हमेशा उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। अगर तुम ये काम कर सको तो हमें तुम्हें परिवार का हिस्सा मानने में खुशी होगी। टॉमी को शुरू से ही पंकज नापसंद था। आखिर वह एक सेवानिवृत्त सैनिक था। उसके पास न पैसा था और न ही ताकत। वह इतना अभिमानी क्यों था? इसलिए उसने पंकज के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए यह विचार निकाला, यह उम्मीद करते हुए कि वह हार मान लेगा। उसके मन में ईवा के लिए पहले से ही एक बेहतर उम्मीदवार था, जोएल जेवियर। जेवियर्स द ग्रेट 4 का लीडर था और यह एक लाभकारी गठबंधन होगा।
दादाजी, पंकज को सेलेस्टियल ग्रुप के साथ एक डील पाने की कोशिश करने दें। अगर वह इसे हासिल कर लेता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा वह चला जाएगा। अजय ने अपना पाइप पिया। सहमत। हमारा व्यवसाय ज्यादातर औषधीय प्रसंस्करण से संबंधित है। हाल ही में सेलेस्टियल ग्रुप अपना उत्पादन बढ़ा रहा है और उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर के अवसर जारी किए हैं। कई व्यवसाय इन ऑर्डरों को पाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुम उनसे 30 मिलियन का ऑर्डर हासिल कर सको तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम सिंह परिवार के दामाद हो। तुम्हारे पास 10 दिन है। मुझे 10 दिन नहीं चाहिए, मैं इसे कल तक कर दूंगा। इसके बाद पंकज ईवा के साथ चला गया। वह साहसी है लेकिन बेवकूफ। सेलेस्टियल फार्मास्यूटिकल समूहों का लीडर है जिसका बाजार मूल्य 100 बिलियन है। उनसे ऑर्डर प्राप्त करना लगभग असंभव है। टॉमी प्रभावित नहीं हुआ। ग्लैडिस ने विनती की, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ईवा द ग्रेट फोर में से किसी से भी शादी कर सकती है तो 30 मिलियन क्या है? अजय ने हाथ हिलाया। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। सेलेस्टियल के व्यापारिक सौदे द ग्रेट फोर के साथ ही होते हैं। सेलेस्टियल से ऑर्डर पाना इतना आसान नहीं होगा। पंकज को कोशिश करने दो, वह हार मान लेगा। तब तक हम ईवा की शादी द ग्रेट फोर में से किसी से करवाने के लिए एक विचार सोचेंगे। एक विवाह गठबंधन से हम दिल्ली में अपनी रैंक बढ़ा पाएंगे।